इस वीडियो में हम जानेंगे गॉस मेथड के बारे में। गॉस मेथड चुंबकीय सुग्राहिता नापने के लिए काम में लिया जाता है। इसके पहले कि हम गॉस मेथड पर चर्चा करें, यह जान लें कि चुंबकीय सुग्राहिता है क्या। चुंबकीय सुग्राहिता किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को निर्धारित करने में, ज्ञात करने में बहुत ही उपयोगी होता है। जब किसी पदार्थ को H सामर्थ्य वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी किसी पदार्थ को हम किसी एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें जिसका कि सामर्थ्य H है, तो चुंबकीय सुग्राहिता उस पदार्थ की वह क्षमता है जो पदार्थ के चुंबकत्व में वृद्धि कर दे। सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी सब्सटेंस को रख दें तो उसकी वह कैपेसिटी जो कि उसके मैग्नेटिज्म को बढ़ा दे, उसे हम चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। किसी भी पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय प्रेरण या चुंबक प्रवाह घनत्व, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी को हम एक समीकरण द्वारा दे सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर समीकरण 1 से दर्शाया गया है। B equals to H plus 4 pi I। यहां पर I चुंबकत्व की तीव्रता है, B मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी है और B जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है। अब इक्वेशन 1, समीकरण 1 को हम दोनों तरफ H से डिवाइड करते हैं, H का भाग लगाते हैं दोनों तरफ, तो समीकरण हो जाएगा B अपॉन H इक्वल्स टू 1, H अपॉन H होगा, इसको 1 लिख दिया गया है, प्लस 4 पाई I अपॉन H, इसको और सरलीकृत किया गया है, B अपॉन H इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई K। B और H का जो अनुपात है उसे चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है, जबकि K प्रति इकाई आयतन चुंबकीय सुग्राहिता है। अब यह जो हमने देखा B अपॉन H, जिसे कि चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, यह क्या है, इस पर कुछ बात करते हैं। चुंबकीय पारगम्यता किसी भी पदार्थ की वह क्षमता, वह एबिलिटी है जो इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने की अनुमति देता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता यानी कि B अपॉन H किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं के घनत्व का अनुपात है। सरल शब्दों में ये कहें कि किसी पदार्थ की हम चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व निकाल लें, एक तो जबकि वो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, दूसरा जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो इन दोनों मामलों में जो चुंबकीय बल रेखाओं के घनत्व का अनुपात जो कि उनके अंदर से गुजर रही है, उसे हम चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। अनुपात I अपॉन H को प्रति इकाई आयतन के लिए चुंबकीय सुग्राहिता कहा जाता है। यह निर्धारित करता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। चुंबकीय सुग्राहिता को प्रति ग्राम शाई या पर मोल शाई m से प्रदर्शित किया जाता है।
जो समीकरण आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शाई m इक्वल्स टू m अपॉन d। m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है और d डेंसिटी यानी कि घनत्व है। चुंबकीय सुग्राह्यता का स्थायी चुंबक आघूर्ण के साथ संबंध समीकरण 2 में दर्शाया गया है। इस समीकरण में k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, n अवरोधों की संख्या है, म्यू b परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है, जबकि T एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और जो समीकरण 2 हमने देखा था, एक बार पुनः देख लीजिए। समीकरण 2 जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको रीअरेंज करके हम जो आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है उस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 3k अपॉन n को जब गणना की जाती है तो उससे म्यू b का मान 2.828 अंडर रूट शाई m t आता है। इसे यह इक्वेशन 3 से प्रदर्शित किया गया है। चुंबकीय सुग्राह्यता के मान का उपयोग करते हुए समीकरण 3 की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जा सकती है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राह्यता निर्धारण करने की विधियां। सामान्यतः दो विधियां चुंबकीय सुग्राह्यता का मान निर्धारित करने के लिए काम में ली जाती हैं। पहला गॉयज मेथड, दूसरा फेराडेज मेथड। गॉय की विधि और फेराडे की विधि। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गॉय की विधि पर। यह विधि सामान्यतः पैराचुंबकत्व को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में गॉयस ट्यूब, यह एक विशेष प्रकार की नली है जो कि पायरेक्स ग्लास से बनी है और इसे गॉयस ट्यूब कहते हैं। तो प्रयोग में क्या करना है कि जो गॉयस ट्यूब है, गॉय की जो नली है, उसमें एक निश्चित ऊंचाई तक, एक फिक्स हाइट तक हम बारीक पाउडर के फॉर्म में जिस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करनी है उसे भरते हैं। और यदि वह पदार्थ पैरामैग्नेटिक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यह विधि सामान्यतः पैरामैग्नेटिज्म के मामलों में ही काम में ली जाती है। तो जो गॉयस ट्यूब में हमने जो पदार्थ भरा, यदि वह पैरामैग्नेटिक है तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ का वजन अधिक होगा। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र है तो हमारा जो सैंपल है उसका वजन ज्यादा आएगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है या हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया है तो उसका वजन कम आएगा। और ये जो वजन में जो अंतर आ रहा है, जो वजन में वृद्धि हो रही है, वह पैराचुंबकत्व को मेजर करती है। किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के वजन में वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी एक जबकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और दूसरा जबकि मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही मामलों में हम अपने सैंपल का वजन ज्ञात कर लेंगे और उस वजन के अंतर से चुंबकीय सुग्राह्यता को ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि को करने के लिए जो तोला हुआ सैंपल हमारे पास है, उसको हम एक नली में, जिसे गॉयस ट्यूब कहा जाता है, उसमें भर देते हैं और उसे चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है।
ये गॉस बैलेंस का चित्र है। चित्र में N और S मैग्नेट के पोल दिखाए हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस पोल के बीच में हमने गॉस ट्यूब में अपने सैंपल को निलंबित किया है, यानी कि लटका दिया है। चित्र में ऊपर की तरफ जो आपको दर्शित हो रहा है वह गॉस बैलेंस है, जो कि वजन में होने वाले परिवर्तन को, वजन में परिवर्तन कब कब हो रहा कि तो जब चुंबकीय क्षेत्र है तब वजन कितना है यह हमें मेजर करना है। दूसरा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब वजन कितना है ये हमें मेजर करना होता है। गॉस की विधि किसी विद्युत चुंबक के नॉन होमोजेनियस चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित बेलनाकार सैंपल द्वारा महसूस बल को माप लेता है। सैंपल पर कार्य करने वाले बल को समीकरण 4 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उससे दिया जाता है, F इक्वल्स टू 1/2 A/kh²। A जो है वह जो सिलेंडर है जिसमें कि सैंपल भरा गया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। H जो है जो सेंट्रल होमोजेनियस पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का उसकी तीव्रता है, और K जो है आयतन सुग्राहिता है। अब ये जो स्क्रीन पे आप समीकरण 4 देख रहे हैं यह तभी लागू होता है या इसको तभी काम में लिया जा सकता है जबकि सारा प्रयोग निर्वात में किया जाए, वैक्यूम में किया जाए, अर्थात वहां वायु नहीं हो। यदि सैंपल के चारों ओर वायु है, सैंपल वायु से घिरा हुआ है, तो वायु की जो सुग्राहिता है उसे हमें जो कुल सुग्राहिता हमने मेजर की है उसमें से घटाना होगा। एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि समीकरण 4 जो आप अपने स्क्रीन में ऊपर की तरफ देख रहे हैं यह तभी लागू किया जा सकता है जबकि सारा प्रयोग, सारे मेजरमेंट हम वैक्यूम में करें, अर्थात वहां वायु न हो। लेकिन यदि सैंपल वायु से घिरा हुआ है तो जो वायु की जो सुग्राहिता है उसको जो हमने सुग्राहिता मापी है उसमें से घटाना होगा और समीकरण 4 को एक नए रूप से लिखना होगा जो आपके स्क्रीन में नीचे की तरफ दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो K प्राइम है वो वायु की आयतन सुग्राहिता है। सैंपल पर कार्य करने वाले वास्तविक बल की गणना करने के लिए जब सैंपल को हमने दो पोल के बीच में किसी चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित कर दिया है, लटका दिया है, तो सैंपल पर एक्चुअल फोर्स कितना कार्य करना है उसकी गणना करने के लिए गॉस पर काम करने वाले बल को प्रेक्षित बल में से घटाया जाता है। ट्यूब के डायमैग्नेटिक सामग्री की वजह से यह बल ऋणात्मक होता है और इसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो समीकरण 5 हमने देखा था एक बार पुनः देखें, स्क्रीन पे नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है वो समीकरण 5 है, F इक्वल्स टू 1/2 AH² K माइनस K प्राइम। इसको नए ढंग से लिखना होगा, F इक्वल्स टू 1/2 AH² K माइनस K प्राइम प्लस डेल्टा। स्थिर लंबाई और स्थिर क्रॉस सेक्शनल एरिया के सैंपल के लिए जो फैक्टर AH² है वो कांस्टेंट रहेगा और यदि पदार्थ के घनत्व को भी हम समीकरण 6 में शामिल करते हैं तो इस समीकरण को इस तरह से लिखा जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 10⁶ psi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा F प्राइम अपॉन W, जहां अल्फा जो है वह जो हटाई गई वायु है उसके लिए स्थिरांक है जो कि 0.029 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सैंपल है, कि सैंपल का जो आयतन है उसका 0.029 गुणा जो है वायु वहां से सैंपल द्वारा हटाई जाएगी। बीटा जो है वो ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट है। W जो है वो अपने सैंपल का द्रव्यमान है ग्राम में,
और F है जो कि सैंपल पर लगने वाला बल है। सामान्यतः जो पदार्थ कैलिब्रेशन के लिए काम में लिया जाता है वो एक गहरे नीले रंग का यौगिक होता है जिसका नाम है मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड। मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड। इसकी पारगम्यता 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.644 इंटू 10⁻⁻7 होती है। किसी भी दिए गए पैरामैग्नेटिक पदार्थ की जब हम चुंबकीय सुग्राहिता ज्ञात करते हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक सुग्राहिता और डायमैग्नेटिक सुग्राहिता दोनों का ही योगदान होता है। पैरामैग्नेटिक सुग्राहिता का जो योगदान है वो डायमैग्नेटिक सुग्राहिता की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो ये कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सुग्राहिता काफी कम होती है जबकि पैरामैग्नेटिक सुग्राहिता काफी अधिक होती है। और जो एक्चुअल सुग्राहिता अगर हमें नापनी है तो हमने जो कुल मेजर की है सुग्राहिता उसमें से डायमैग्नेटिक सुग्राहिता को घटा दिया जाता है, जो आपकी स्क्रीन पे नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है कि पैरामैग्नेटिक सुग्राहिता इक्वल्स टू मापी गई सुग्राहिता माइनस डायमैग्नेटिक सुग्राहिता। इस तरह से हमने यह देखा कि गॉस मेथड से हम किस तरह चुंबकीय सुग्राहिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं गॉस मेथड के कुछ मेरिट्स की और डीमेरिट्स की। तो पहले बात करते हैं गॉस मेथड की मेरिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह विधि बहुत ही सरल है और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके जो उपकरण हैं, उनका संयोजन आसानी से किया जा सकता है। यह कम खर्च में होने वाला प्रयोग है, यानी कि फाइनेंशियली इकोनॉमिक रेंज में है, ये सस्ता है। ये इसे संभालना और उपयोग करना बहुत आसान है। इसमें बड़ी मात्रा में सैंपल की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मात्रा बहुत कम हुई तो उसमें जो फर्क आ रहा है उसको निकालने में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ गॉस मेथड, यानी कि गॉस मेथड के दोष क्या हैं। तो सबसे पहला दोष जो कि इसका गुण भी हुआ करता था कि इसमें अधिक मात्रा में सैंपल की जरूरत होती है। तो अधिक मात्रा में सैंपल की जरूरत होना अर्थात आपके पास सैंपल बहुत अधिक क्वांटिटी में होना चाहिए, यह इसका एक दोष है। उससे फायदा यह होता है कि जो वजन में परिवर्तन हुआ है, जो भार में परिवर्तन हुआ है, उसे हम आसानी से माप सकते हैं। गॉय की जो ट्यूब है उसमें जब सैंपल को भरा जाता है तो जो भरने का जो तरीका है वह थकाने वाला, समय लेने वाला और श्रम साध्य यानी कि लेबोरियस है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस ट्यूब में सैंपल को भरने के लिए। और अगर जो सैंपल भरा गया है वह यूनिफॉर्म ढंग से नहीं भरा गया है तो परिणाम भी कंसिस्टेंट नहीं आते हैं। तो यह थे गॉस मेथड की डीमेरिट्स। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, चुंबकीय पारगम्यता क्या है, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय सुग्राहिता में क्या संबंध है, चुंबकीय सुग्राहिता के लिए कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं। उनमें से गॉस मेथड पर हमने चर्चा की कि वह किस तरह से कार्य करता है और उससे किस तरह से चुंबकीय सुग्राहिता निकाली जाती है। और अंत में हमने चर्चा की थी कि इस गॉस मेथड के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। धन्यवाद।